हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन, और जिनकी वजह से आप लोगों को फिजिक्स में थोड़ा सा ही सही लेकिन एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। तो अब आपको लग रहा होगा फिजिक्स में भी पढ़ना पड़ा है, अब हम लोग इंग्लिश में भी पढ़े, तो ये बोरिंग नहीं होने वाला है। मैं आप लोग को यहाँ पे कोई फॉर्मूलाज या फिर कोई थ्योरी नहीं देने वाली हूँ। मैं आपको बेसिकली उनकी लाइफ के बारे में बताने वाली हूँ। हम लोग एक उनकी लाइफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि उनकी लाइफ थी कैसे, अर्ली लाइफ कैसी थी, उनका करियर क्या क्या था, उनके लेटर ईयर्स कैसे गुजरे थे। इन सब के बारे में हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज लेने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना आज का चैप्टर जो है, सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग को चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बना के रखा है ताकि आपको पता चले कि आपको इस चैप्टर में आज क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग एक एक करके पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। द चैप्टर हाईलाइट्स सम ऑफ आइंस्टाइन्स क्वालिटीज इंक्लूडिंग हिज इंटरेस्ट इन फिजिक्स। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि यहाँ पे उनके इंटरेस्ट इन फिजिक्स के बारे में बात की जाएगी। कि हम लोग को पता है कि हम लोग ने आइंस्टाइन को हमेशा एक साइंटिस्ट के तौर पे ही देखा है, और हम लोग को समझ में आने वाला है कि उनको बचपन से ही फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कितना ज्यादा इंटरेस्ट हमेशा से ही था। हिज क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड पैशन फॉर लर्निंग, ये हमें लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि उनके लिए एक पैशन था। फिजिक्स वॉज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट फॉर हिम, इट वॉज अ पैशन फॉर हिम। कि फिजिक्स में, मैथ्स में हमें कितना ज्यादा पैशनेट बनाता है कि उसके पीछे ही पड़ गए थे, मुझे कुछ भी करना है तो इसी में कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा कुछ नहीं होने वाला। The chapter's title refers to Einstein as a truly beautiful mind. अब इस चैप्टर का नाम truly beautiful mind क्यों लिखा गया है? Because being a scientist, थोड़ा सा साइंटिफिक और प्रैक्टिकल सा टाइटल होने वाला था ना। आप लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अगर आइंस्टीन के बारे में पढ़ ले तो साइंटिफिक टाइटल तो बनता है। तो यहाँ पे हम लोग ने बहुत इमोशनल एस्पेक्ट क्यों रखा है? बिकॉज बीइंग अ साइंटिस्ट वो एक अच्छे इंसान भी थे। वो होते ना कि बहुत ही इमोशनल और काइंड हार्टेड पर्सन, तो वो बहुत ही सीधे साधे और अच्छे साफ दिल के इंसान थे। तो यहाँ पे उनकी इस क्वालिटी को ज्यादा हाईलाइट किया गया है, इसीलिए यहाँ पे इस टाइटल को अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड रखा गया है। बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ इन ह्यूमैनिटी एंड हिज एडवोकेसी ऑफ वर्ल्ड। ह्यूमैनिटी और एडवोकेसी ऑफ वर्ल्ड पीस के बारे में, मतलब वो ह्यूमैनिटी और पीस को बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे, और उनके अकॉर्डिंग अगर एक सोसाइटी में इन दोनों चीजों का बैलेंस बन के चलता है ना, तो सोसाइटी कभी भी क्या कहते हैं, रिग्रेट नहीं करेगी या फिर उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी सोसाइटी में। The chapter conveys the idea that a beautiful mind produces an original ideas. उनके अकॉर्डिंग एक सुंदर दिमाग ओरिजिनल आइडियाज प्रोड्यूस करता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने देखा होगा कि यूजुअली कॉपी का कॉन्सेप्ट जो चलता है ना, कॉपी पेस्ट वाला कॉन्सेप्ट, वो आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट रहता है। आपने किसी और का पर्टिकुलरली कोई मान लो वीडियो देखा, उस पर आपने खुद भी वही चीज कर दिया, मतलब कॉन्सेप्ट कॉपी किया, तो वहां पे खुद की आपकी ऑथेंटिसिटी खत्म हो गई। आप कुछ ओरिजिनल चीज प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन इनका ऐसा मानना था कि आपका जो दिमाग है वो सुंदर तभी बन, सुंदर एज इन अपीयरेंस में सुंदर नहीं, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा मेटाफोरिकली बात करनी पड़ेगी हम लोग को। तो यहाँ पे उनका कहना था कि आपका दिमाग जो है वो सुंदर तब हो सकता है, मतलब ज्यादा अच्छे से तब चलेगा जब आप खुद की कोई चीज नहीं प्रोड्यूस करेंगे। जैसे आपने, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपको कुछ ऐसा क्रिएटिव माइंड दिमाग में आया और आप लोग रील्स ऑब्वियसली करते ही हो, इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, तो आपको कोई क्राफ्ट का कुछ भी एक, आपने एक रील देखी और आपने कहा मुझे भी ये बनाना है, मैं भी बनाऊंगा। तो मैं एग्जांपल लेती हूँ, टिश्यू के आजकल फ्लावर्स बनाना बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गया ना। टिश्यू पेपर को ऐसा फोल्ड वोल्ड करते हैं, फिर वो पूरा रोज बन जाता है जब उसको पूरा ओपन करते हैं। तो मान लो आपने देखा उसको और आपने कहा मैं भी इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, आपने बना लिया, बढ़िया बना लिया। लेकिन एक तरफ आपने ये टिश्यू का फ्लावर बनाया और एक तरफ आपने खुद की कोई नई इनोवेशन करी, मतलब खुद से आपने कुछ इधर उधर से कर आके आपने खुद का एक नया इन्वेंशन किया। अब मुझको आप ये बताइए कि दोनों चीजें आपने बना ली हैं, एक आपने कॉपी करके बनाई है और एक आपने खुद के अपने ऑथेंटिक आइडियाज उसमें लगाए हैं। आप सब कुछ एकदम ऑथेंटिक ओरिजिनल पीस है। आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन कौन सी चीज को देख के लगेगा? ऑब्वियसली जो आपने खुद से बनाई है, जो सेल्फ मेड चीजें हैं ना, उस पर आपको देख के ज्यादा सेटिस्फाइड आप लोग फील होंगे। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे बोला है कि एक जो दिमाग होता है वो तभी सुंदर बनता है, उस दिमाग की कोई कीमत तभी होती है जब वहां से ऑथेंटिक आइडियाज क्रिएट होते हैं। एंड मेक ऑनेस्ट एफर्ट्स टू पुट दोज आइडियाज टू गुड यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। ऑनेस्ट एफर्ट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप कोई काम, आपको कोई काम अगर करना है तो आप उस काम को करने में कितना एफर्ट लगा रहे हो, ऑनेस्टली कितना एफर्ट लगा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं कि आप लोग अभी पढ़ने बैठते हो, ओके, तो मान लो कि अगर आप 2 घंटे पढ़ने बैठ रहे हो तो दो चीजें होती हैं।
आप जेन्युइनली उस 2 घंटे में पढ़ने बैठ रहे हो तो आप पढ़ रहे हो, आप एक चीज समझ रहे हो, चीजों को क्या कहते हैं समझने की कोशिश कर रहे हो, अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो। और एक होता है जब आप 2 घंटे बुक लेके बैठे हुए हैं और आप सिर्फ बैठे हुए हैं, यू आर नॉट लिटरली स्टडिंग एट ऑल, आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, उसको अंडरस्टैंड करने की आपको इच्छा भी नहीं हो रही है। तो 2 घंटे बाद जब आप उठेंगे और आपसे मम्मी पापा पूछेंगे बेटा पढ़ाई कर ली, तो अगर आपने जेन्युइनली पढ़ाई की होगी तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, हाँ मैंने पढ़ाई की, आज मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये चीज सीखी है। बट अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो खुद भी बोलते हो शर्म आती होगी, थोड़ा सा लगता हो ना कि हाँ मतलब अपने आप से तो आप झूठ बोल नहीं सकते हो, तो आपको पता है कि मैंने पढ़ाई नहीं की बट स्टिल मैं झूठ बोल रहा हूँ अपने पेरेंट्स से कि मैंने पढ़ाई कर ली है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने देने की कोशिश करी है। अब हम लोग बात करते हैं उनकी अर्ली लाइफ के बारे में, मतलब इनिशियली जब उनका बर्थ हुआ था वहां से लेके उनके इनिशियल ईयर्स जो थे उनके लाइफ के वो कैसे बीते थे। मतलब यहाँ पे हमको समझ में आना चाहिए कि वो उनका जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में इतना पैशन था और इतना जो प्यार था उनके लिए वो कब उभरना चालू हुआ, मतलब वो कब आया उनके अंदर। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, चाइल्डहुड एंड अर्ली इंटरेस्ट। अब हम लोग पहले उनके चाइल्डहुड के बारे में बात कर लेते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन मार्च 14 1879। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट डू नॉट फोकस ऑन द क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप लोग को मैं बार बार चीज समझा भी रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों का पता है बहुत तो ये फोकस रहता है कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं, वो क्वेश्चन आएगा कि नहीं। जस्ट डू नॉट फोकस ऑन द क्वेश्चन। अगर आपने पर्टिकुलरली चैप्टर्स ढंग से पढ़े हैं, चैप्टर्स की समझ आपके पास है, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है, तो आपको खुद ब खुद वो सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। बिकॉज होता क्या है ना कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपके स्कूल में आपके टीचर ने अगर आपको 10 क्वेश्चन भी करा दिए एक चैप्टर से, 10 क्वेश्चन भी करा दिए मान लो सब्जेक्टिव टाइप के, लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है कि उसी 10 में से फाइनल एग्जाम में आ जाएगा या फिर आपके बोर्ड्स में आ सकता है? तो जब आपको पता है कि फाइनल में क्या आने वाला है, कुछ नहीं पता है कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है कि जो हम लोग को जो आप लोग को पढ़ाया जा रहा है स्कूल में एकदम उसी में से क्वेश्चन उठा के दे दिया जाएगा। बहुत लोग होते हैं उसमें से देते हैं, बहुत लोग होते हैं जो बाहर से भी दे देते हैं। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रखो कि क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को ढंग से देखा, पूरे सेशन को आपने ढंग से देखा और आप चीजों को समझने की कोशिश करी, तो उसके एंड में मैं क्या अगर आपसे किसी भी इंसान ने आपसे इस चैप्टर का रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा तो आप उसको आंसर कर लीजिए। बस मैं आपको पूरा वीडियो के थ्रू ये बताऊंगी कि कौन कौन सी चीजें आप लोग को दिमाग में रखनी ही रखनी है और कौन कौन सी चीज अगर आप भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको इसकी जो बर्थ डेट है जो वो दिमाग में रखनी पड़ेगी कि इनका बर्थ कब हुआ। अब बर्थ डेट याद करने के दो तरीके, या तो आप ईयर वाइज याद करिए या तो आप डेट वाइज याद करो। मेरा अकॉर्डिंग ईयर वाइज याद करोगे तो वो ज्यादा प्रेफरेबल होता है, बिकॉज ईयर डेट क्या ना स्पेसिफिक चला जाता है। ईयर अगर आप लोग एग्जाम में लिखोगे ना एल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 1879, तो वो भी समझ में आएगा कि हाँ बच्चे को आता है, बच्चे ने पढ़ा है इस बारे में। पूरा पूरा सच डेट मंथ ईयर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो ईयर याद करने के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे बोलूंगी कि आप पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ ईयर पे फोकस करा करिए। इन द जर्मन सिटी ऑफ एल्म, ठीक है। ही डिड नॉट स्पीक अंटिल द एज ऑफ 2.5। जो चीजें मैं ऐसे बॉक्स में बना के चल रही हूँ ना उन सब चीजों को हाईलाइट पॉइंट दिमाग में रख के चल कि हाँ ये सारे पॉइंट्स तो दिमाग में बैठे होने चाहिए। तो पहला पॉइंट उनका बर्थ कब हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है कि वो उन्होंने 2.5 एज तक उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था, मतलब कि जब वो 2.5 साल के हो गए थे तब तक उन्होंने एक शब्द नहीं बोला था अपने बर्थ के टाइम से। when he was an infant, तब से लेके अब तक जब वो 2.5 साल के हो चुके थे उन्होंने एक शब्द नहीं बोला था। सोचो कितना मुश्किल होता होगा ये काम। which made his parents worry। अब उनके पेरेंट्स को बहुत टेंशन होने लगी, अरे भाई मेरा बच्चा 2.5 साल का हो गया बोल क्यों नहीं रहा है, उसको तो बोलना चाहिए, नॉर्मली तो हर बच्चे बोलते हैं। बट उनके पेरेंट्स को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा इसका। However, as a child, Einstein has a deep curiosity about the world, showing an interest in physics and mathematics at a early age। अब छोटे की मतलब बचपन से ही उनका जब बचपना चल रहा था उतने के टाइम में ही उन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप कर लिया था। मतलब उनको साइंस में, मशीनरीज में, इन सब चीजों में, मैकेनिक्स में बहुत इंटरेस्ट डेवलप होने लगा था। स्ट्रगल्स इन स्कूल, अब ये हर बच्चे की कहानी होती है, हर बच्चे को स्कूल में स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। अब ऐसा बच्चे के अकॉर्डिंग पर्सपेक्टिव से मैं बोल रही हूँ, कितनी भी अच्छी स्कूलिंग क्यों ना हो, कितना भी बड़ा से बड़ा स्कूल क्यों हो, लेकिन हर बच्चे की एक शिकायत रहती है कि स्कूल में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत डिसिप्लिन होता है, मैम कहीं बाहर नहीं जाने देती हैं, हम लोग अपने मन का काम नहीं करने देती हैं। बस सेम गोज विद एल्बर्ट आइंस्टीन ऑल्सो। उनको भी था कि मैं इतना बंदिश में क्यों रहूं, मैं क्यों रहूं इतने डिसिप्लिन में, मुझे तो
फिजिक्स में, मैथ्स में इतना इंटरेस्ट है, मुझे साइंस में इतना इंटरेस्ट है, मैं क्यों इतना बंदिश में रहने वाला, मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूँ। तो इसी वजह से उनको भी बिल्कुल भी बंदिश पसंद ना होने की वजह से उनको एट लास्ट स्कूल छोड़ना ही पड़ा। चलिए हम लोग अभी पढ़ते हैं। आइंस्टीन डिड नॉट एंजॉय द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, अब उनको भी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बिल्कुल पसंद नहीं था, एंड ब्रॉट लर्निंग एट स्कूल। He rebelled against the authoritarian teaching style. He eventually left school and moved to Switzerland. अब वो स्विट्जरलैंड चले गए जहां पे उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, मतलब पहले वो जर्मनी में थे और बाद में वो स्कूल छोड़कर कहाँ चले गए, स्विट्जरलैंड, और वहां पे उन्होंने अपनी फर्दर एजुकेशन को परस्यू किया। अब तो हमने बात कर ली उनके चाइल्डहुड के बारे में, अब हम लोग बात करते हैं कि उनका करियर का स्टार्ट कब से हुआ, कब से उनको प्रोफेशनलिज्म में वो एंटर करने लगे और कब से उनका करियर जो है वो स्टार्ट हुआ। सबसे पहले एकेडमिक चैलेंजेस। अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसे अभी मैं अगर मैं इंडियन स्टाइल की बात करूं तो अभी आप यहाँ लिख देती हूँ, अभी आप 12th पास आउट जब करोगे तो आप फिर ग्रेजुएशन भी करोगे, ठीक, बहुत लोग होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं, फिर आप अपना जॉब के बारे में सोचना स्टार्ट करते हो, जहाँ पे हम लोग 1 डे एग्जाम्स देते हैं और अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हर बच्चा प्रिपेयर करता है। तो यहाँ पे ना ऐसे जितना प्रेशर नहीं क्रिएट होता है, बट अगर मैं फॉरेन कंट्रीज की बात करूँ ना, तो जहाँ पे आपने 12th पास आउट किया, आप ग्रेजुएशन से ही आपको अपना अपना देखना पड़ेगा, लाइक वहाँ पे क्या है कि 18 साल के होने के बाद अब तुम अपना देखो हम अपना देखते हैं, ऐसा वाला सीन चलता है वहाँ पे। इसीलिए वहाँ पे देखो आप लोग कभी आपने अगर नोटिस किया कोई हॉलीवुड मूवीज अगर आप देखे होंगे तो आपने उसमें नोटिस करी होगी कि वहाँ जो बच्चे होते हैं ना वो एक साइड बिजनेस सॉरी साइड जॉब कर रहे होते हैं, कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब जिसे कहते हैं, वो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो लोग करते ही करते। तो वहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि एक कल्चर ही बन चुका है कि वहाँ पे 12th के बाद आपको कुछ ना कुछ पार्ट टाइम जॉब करना ही पड़ेगा, टोटली आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो, वो रहने ही नहीं देते। ऑलराइट, even after graduation Einstein found it difficult to secure an academic position। अब ग्रेजुएशन भी कर ली उन्होंने लेकिन उनकी कोई एकेडमिक पोजीशन ही नहीं आ रही, मतलब एकेडमिक पोजीशन मतलब प्रोफेशनलिज्म में, प्रोफेशन में वो अभी भी पीछे थे, मतलब उनके पास एक पर्टिकुलरली कोई पोस्ट नहीं थी। जैसे कि अभी करंटली मैं टीचर हूँ तो मेरे पास एक एकेडमिक पोजीशन है, अगर मैं कहीं बाहर जाऊंगी आप लोगों के सामने तो मैं एज अ टीचर आपके सामने आ रही हूँ, तो मेरे पास एक एकेडमिक पोजीशन है, लेकिन अनलाइक आइंस्टीन उनके पास ये पोजीशन अभी तक नहीं आई थी, उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। सपोर्ट हिमसेल्फ ही वर्कड एज अ पेटेंट एग्जामिनर। अब वापस से वही पार्ट टाइम जॉब के लिए उन्होंने क्या किया, एक पेटेंट एग्जामिनर के तौर पे उन्होंने स्विस पेटेंट ऑफिस इन बर्न, ये ऑफिस का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इनिशियली सबसे पहली बार उन्होंने कहाँ पे काम किया था और किस पोजीशन के तौर पे, मतलब उनकी डेजिग्नेशन क्या थी, ये आपको दिमाग में रखना है। तो जिस कंपनी में उन्होंने काम किया था वो उस कंपनी का नाम क्या था, स्विस पेटेंट ऑफिस, जो कि बर्न में सिचुएटेड है। इसको अगर नहीं भी देखो, ये अब देखो ये ऐसा पॉइंट है ना, इसको दिमाग में नहीं भी रखोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो कोई इशू नहीं। अगर आपको इतना भी पता है ना कि वो स्विस पेटेंट ऑफिस में थे और वो एज अ पेटेंट एग्जामिनर काम करते थे, उनकी जो डेजिग्नेशन थी वो एज अ पेटेंट एग्जामिनर थी, तब भी सफिशिएंट रहेगा। During this time, Einstein continued his scientific studies and research। अब इसी टाइम पे जब वो एज अ पेटेंट एग्जामिनर काम कर रहे थे, उसी टाइम पे उन्होंने अपनी रिसर्च वगैरह को कंटिन्यू रखा, उसको पढ़ने की और कोशिश करी, मतलब और ज्यादा डेवलप होते जा रहे थे साइंस में। 1905, अब आप लोग सोचेंगे मैम 1905 क्यों कह रही जीरो लिखा है, तो ये बेसिकली पॉइंट होता है बताने का, मतलब किसी कभी भी आप कोई ईयर बताओगे ना तो जैसे बताया ही जाता है। अगर मैंने बोला बेटा 1955 तो आप 1955 बोल सकते हो, लेकिन कभी भी ईयर में पहले डिजिट के बाद अगर कहीं पे भी जीरो लिखा है तो हम लोग उसको नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं। अनलेस अगर मैंने बोला 1800 तो आप इसको 1800 ही पढ़ोगे, लेकिन अगर मैंने बोला बेटा 1801 तो दिस वुड नॉट कॉल एज 1801, इट वुड बी कॉल्ड एज 1801। तो ये तरीका होता है ईयर को प्रोनाउंस करने का। ऑलराइट, सो 1905 जो था वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा टर्निंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज्यादा एक पीक पे चले गए थे, तो इसीलिए उनके लिए ये जो साल था उनके लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल साबित होने वाला था। क्यों, ऐसा क्या हो गया था उस टाइम पे, द ईयर ऑफ मिरेकल्स। अब उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस ईयर को ईयर ऑफ मिरेकल के नाम से टाइटल दिया हुआ है, ये भी आप लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा कि 1905 उनके अकॉर्डिंग कैसा ईयर था। In 1905, Einstein published 4 groundbreaking papers, including the famous one on the theory of relativity। सबसे पहला पेपर उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे दिया, मतलब 4 पब्लिश रिसर्च पेपर होते हैं, ये बेसिकली आपका पीएचडी जब आप लोग परस्यू कर रहे होते हैं
आप लोग ऑब्वियसली भी नहीं कर रहे होंगे, बट कभी भी कोई इंसान जब पीएचडी परस्यू कर रहा होता है तो वो अलग अलग रिसर्च पेपर लिख के पब्लिश करवाता है। ठीक है, तो उसमें वो क्या करता है कि अपनी खुद की कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी एनालिसिस, अपनी क्रिटिकल जो थिंकिंग होती है वो सब उसमें डाली जाती है। तो उन्होंने भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को की डिस्कवरी करी थी, और उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में हम लोग को बताया था। तो एक पेपर तो उसका इनका हो गया, पब्लिश हो गया। दूसरा किस पे था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा पेपर था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। हिज पेपर ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इवेंचुअली अर्नड हिम द नोबेल प्राइज। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो पेपर उन्होंने पब्लिश करवाया था उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। कब मिला था? 1921 में। अगेन आपको ईयर याद रखने की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो जितने मैंने आपको पॉइंट्स अभी तक बताए ना, सिर्फ जितने मैंने बॉक्स में किया, अगर आप लोग उतना भी दिमाग में रखोगे सफिशिएंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक एक्चुअली, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने बिल्कुल नहीं आई हूँ। तो प्लीज ये मत सोचना कि अरे मैम यहाँ पे फिजिक्स थोप देंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगी आप लोगों को, बट मैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में हल्का सा एक ओवरव्यू देना चाहूंगी ताकि आप लोग को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। फेम एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन। अब इस रिलेटिविटी की जो थ्योरी इन्होंने दी थी उसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा फेम, मतलब बहुत फेमस हो गए थे और ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता था इनको। ग्लोबली मतलब जहाँ पे वो रहते थे सिर्फ पर्टिकुलरली उसी कंट्री की बात नहीं है, बाकी इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे उनको सब लोग जानने लगे थे, बिकॉज ये पर्टिकुलरली ऐसा एक ऐसा बंदा है जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बताया था कि होती क्या है। अब इस थ्योरी का मतलब क्या है? Einstein's most well-known achievement is his theory of relativity expressed by the equation E equals to mc square। ये उन्होंने जो थ्योरी दी थी बेसिकली उनका ये फॉर्मूला कह सकते हैं, फॉर्मूला और इक्वेशन ये निकल के आया था, which showed the relationship between mass and energy। ये थ्योरी मास और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप बता दी थी। इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि देखो अर्थ पे आपका जो वेट है वो अलग होता है, मून पे अलग होता है, तो इन सब के बारे में उन्होंने बताया था। दिस रेवोल्यूशनरी आइडिया चेंज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड एनर्जी। और यही आइडिया ने इस जो इन्होंने थ्योरी दिया था उसने पूरा चेंज कर दिया था क्या, कि स्पेस, टाइम, एनर्जी जो होता है ये सब एक जैसा हर वक्त नहीं चलता है। का मतलब क्या हुआ कि जब आप लोग देखो अर्थ में देखोगे, तो जब आप अर्थ पे हो, अभी एग्जिस्ट कर रहे हो, अर्थ पे आपका वेट पर्टिकुलरली मान लो अगर 40 है, 40 केजी है, तो आपका वही मून पे 1/6 हो जाता है वेट। तो यहाँ पे स्पेस एनर्जी चेंज हुई, अर्थ में एनर्जी अलग है, मून की एनर्जी अलग होगी, वहाँ की स्पेशियस चीजें अलग है, यहाँ पे कहते हैं अलग तरीके से चलती है। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है ना, जो एक बैलेंस बन के चलता है ना, वो बहुत ही डिफरेंट होता है। तो इसी के बारे में इन्होंने इस थ्योरी में बेसिकली बताया है। आइंस्टीन्स पर्सनालिटी एंड बिलीव्स। अब यहाँ पे हम लोग ने इनको साइंटिफिक चीजों के बारे में तो बात कर ली, अब हम लोग ये जानते हैं कि उनका एक्चुअली में वो किस चीज पे बिलीव करते थे और उनकी पर्सनालिटी थी कैसे सोसाइटी में। अ मैन ऑफ पीस। अब आइंस्टीन को ना अ मैन ऑफ पीस बोला जाता था। अ मैन ऑफ पीस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इंसान जो पीस मतलब शांति पे भरोसा रखे। एक ऐसा इंसान जिसको शांति मतलब शांति एज इन की चुपचाप बैठे रहने वाला नहीं, शांति मतलब एक तो ना कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट, यस, एक हेल्दी इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड होता हो। आइंस्टीन वाज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स, मतलब उनको ह्यूमैनिटी पे बहुत बिलीव था। ही वाज डीपली कमिटेड टू प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस। वो उनका ऐसा मानना था कि वर्ल्ड पीस जितना मैं प्रमोट करूंगा उतना ज्यादा सही रहेगा। सिविल राइट्स एंड जस्टिस। हिज एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। अब जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था एंड द राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड हिज पैसिफिस्ट व्यूज। अब उनके अकॉर्डिंग देखो जब वर्ल्ड वॉर 1 चलता है, अब मैं आपको अगर वर्ल्ड वॉर के बारे में अगर आपको बताऊं तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। अगर मैं आपको वर्ल्ड वॉर के बारे में बताऊं तो यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के बारे में बात होती है, मतलब अलग अलग कंट्रीज जो होती हैं वो लड़ रही होती हैं। तो यहाँ पे जो देखो डैमेज होगा ना, डिस्ट्रक्शन होगा ना, वो बहुत बड़े लेवल पे होगा। कितने सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो मारे जाएंगे, कितने सारे इनोसेंट पीपल मारे जाएंगे। और आपने देखा होगा कि उस टाइम पे एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह, अगर मैं आपको बात करूं वर्ल्ड वॉर की, तो एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह का बहुत यूज होता है। ठीक है, एटॉमिक रिएक्शंस बहुत होते हैं। तो इन सब की वजह से नॉर्मल पीपल, मतलब जो इनोसेंट पीपल्स हैं उनके ऊपर भी बहुत गलत इफेक्ट पड़ रहा था। और बीइंग अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन और बीइंग अ वेरी पीसफुल पर्सन, तो उनको ये बात बिल्कुल भी गंवारा नहीं थी कि नहीं मैं ये नहीं होने दे सकता हूँ, मेरे रहते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए।
रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक वेपन्स। अब उनका जो डेवलपमेंट, उस टाइम पे डेवलपमेंट जब हो रहा था ना एटॉमिक वेपन्स का, तो उसमें उनका क्या रोल था, उनका क्या योगदान था, उनका कितना योगदान था एटॉमिक वेपन्स को बनवाने में। इन 1939 अगेन, आपको फिर से याद रखना पड़ेगा ईयर, आई नो इट्स अ बिट लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स बट आई कैन नॉट हेल्प इट, आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। हाँ, मैं आप लोगों के लिए ये इजी कर सकती हूँ कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर में क्या क्या चीजें याद रखनी है, ये मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। He signed a letter to US प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अब उन्होंने यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा, वार्निंग द पोटेंशियल फॉर नाजी जर्मनी टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स। और उसने ये लिखा कि जो नाजीज हैं, जब जर्मनी में नाजिज्म आ गया था ना, तो जितने भी नाजी लोग हैं ना, वो लोग एटॉमिक वेपन्स का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। तो उन्होंने एक होता है कि वार्निंग लेटर होता है जो उन्होंने उनको भेजा था। दिस लेटर इवेंचुअली लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मनहत्तम प्रोजेक्ट व्हिच क्रिएटेड द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब्स। और इसी की वजह से क्या कहते हैं, मनहत्तम प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ था। इसके आगे मैं ऐसा लिख देती हूँ, वो नीचे थोड़ा सा छुप गया है, बट आई एम डैम श्योर कि आप लोग मैनेज कर लेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। तो उन्होंने एक मनहत्तम प्रोजेक्ट जिसके तहत लागू हुआ था, और एटॉमिक बॉम्ब, पहली बार कोई एटॉमिक बॉम्ब बना था। पर्सनल लाइफ एंड लेटर ईयर्स। अब उनकी थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि पर्सनली उनकी लाइफ कैसे चल रही थी। इट मीन्स मतलब उनकी फैमिली हो गई, उनके फ्रेंड्स हो गए, जितने भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन लाइफ में, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, और एट लास्ट उनके लेटर ईयर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। कॉम्प्लेक्स पर्सनल लाइफ। अब ये तो सबके साथ होता है कि उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। क्यों कॉम्प्लेक्स थी वो भी हम लोग को पता चलेगा। आइंस्टीन एज अ कॉम्प्लिकेटेड पर्सनल लाइफ इंक्लूडेड 2 मैरिजेस। ये तो भैया बहुत बड़ी बात हो गई कि बीइंग अ साइंटिस्ट उन्होंने 2 शादियां कर ली। यहाँ पे किसी से एक संभलती नहीं है, उन्होंने 2 करके रखी। ठीक है, मैं His first marriage to Meleva Merrick, a fellow student, ended in divorce. फेलो स्टूडेंट मतलब जब ये मैंने बताया था आपको कि ये जब स्विट्जरलैंड गए थे, तो वहाँ की यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ रहे थे, जब उन्होंने स्कूल छोड़ी थी और स्विट्जरलैंड शिफ्ट हुए थे, तो वहाँ पे जब वो पढ़ना स्टार्ट किया था ना उन्होंने, तो वहाँ पे उनको एक ये लड़की मिली थी जिनका नाम मेलेवा मैरिक था। ऑल्दो शी वॉज ओल्डर देन आइंस्टीन, मतलब इनकी जो एज थी ना वो उनसे बहुत ज्यादा थी, एज में आइंस्टीन से बहुत बड़ी थी। इसलिए उनकी मम्मी ने भी बहुत अपोज किया कि नहीं, मैं तुमको इस लड़की से शादी नहीं करने दूंगी, बिकॉज ये बहुत बड़ी है तुमसे, और मैं तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ढूंढ के लाऊंगी, मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या सही क्या गलत है। बट होता है ना कि अब बच्चों के आगे माँ बाप को हारना ही पड़ता है, तो इवेंचुअली फिर उनको हारना पड़ा इस चीज के लिए, और उनको शादी करवानी पड़ी। तो आइंस्टीन ने उनसे शादी कर ही ली। बट पेरेंट्स की बात नहीं मानोगे तो फिर दिक्कत तो होगी। आखिरकार फिर उनकी डाइवोर्स ही हो गया। फिर होता है ना कि अच्छा वो मम्मी की बात मान ली होती तो मम्मी की अच्छी लड़की शादी करा देती, फिर डाइवोर्स होना होता कम से कम। ही लेटर मैरिड हिज कजन एल्सा। फिर आखिरी में मम्मी की बात मान के उन्होंने अपनी कजन एल्सा से शादी करी। He had children from both marriages, but his relationship with his family was sometimes strained due to his work and intellectual focus. अब उनके दोनों ही शादी से बच्चे हुए थे, बट पॉइंट ये था ना कि जब एल्सा से उनकी डाइवोर्स नहीं हुआ था, बट होता ना कि रिश्तों में खटास आ जाना काम की वजह से, तो क्योंकि उनका जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट था वो साइंस की तरफ ज्यादा था, साइंस में, फिजिक्स, मैथ्स में, मैकेनिक्स में, मशीन्स में, मशीनरी टूल्स में, इन सब में इतना इंटरेस्ट हो गया था, इतना ज्यादा वो उसमें डेवलप हो चुके थे, सॉरी ड्वेल इन हो चुके थे, कि उनका जो ध्यान था ना वो अपनी बीवी बच्चों पे, अपनी माँ पे, अपनी फैमिली पे था ही नहीं, जिसकी वजह से होता ना कि कोई थोड़ा सा दूरियां बढ़ने लगती हैं रिश्तों में, दरारें आ जाती हैं, तो बस वही वाला सीन इनके साथ भी हो गया था। और मतलब ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा वाला सीन नहीं था, बट क्योंकि इन्होंने अपने काम को प्रेफरेंस दे दी थी, इसलिए उनकी पर्सनल लाइफ जो थी वो थोड़ी सी हिल चुकी थी। Final years, Einstein spent the later part of his life in the United States after fleeing Nazi Germany. अब इन्होंने बाकी अपनी जो जिंदगी के आखिरी साल थे, कुछ आखिरी साल थे, वो उन्होंने कहाँ पे बिताए, यूनाइटेड स्टेट में बिताए। ही वर्कड एट इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी। अब देखो ये क्वेश्चन बनेगा कि इनिशियली सबसे पहले उनकी जॉब कहाँ लगी थी, वो था क्या कहते हैं वो एज एन पेटेंट एक्सपीरियंस करके था कुछ, एज अ वहां पे वो उनका डिजिग्नेशन में लगा था। और फिर एट लास्ट उन्होंने कहाँ पे जॉब करी थी, एडवांस स्टडी इन प्रिंसटन में करी थी।
एंड कंटिन्यू टू परस्यू हिज पैशन फॉर साइंस। तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग इसमें टाइप कर सकते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, जब आपने स्टार्टिंग से वीडियो देख रखी है, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आपको क्या समझ में आया है कि इनिशियली भी उनका जो इंटरेस्ट था वो साइंस में था, मतलब बचपन से, और जब उनके लेटर ईयर्स थे उनकी लाइफ के, उसमें भी उनको साइंस में इंटरेस्ट था। तो उसमें एक कॉमन क्वालिटी कौन सी निकल के आती है, जो कि हिंट दे देती हूँ। ये कॉमन क्वालिटी जो है, यही मेन पर्सपेक्टिव है कि आपको आपके करिकुलम में इस चैप्टर को क्यों डाला गया है। तो थोड़ा सा सोचना चालू करिए और फिर इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि आपको क्या समझ में आई इस चीज। आइंस्टीन वाज आल्सो एन एडवोकेट फॉर सिविल राइट्स, ये आपको पता ही है, क्योंकि उनको स्टार्टिंग से ही ह्यूमन पीस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। मतलब वो चाहते थे कि एक पीसफुल सोसाइटी हमारी बने, तो वो ह्यूमन राइट्स पे, सिविल राइट्स पे उन्होंने हमेशा एडवोकेसी की है। एंड ही एक्टिवली अपोज्ड रेसिज्म इन अमेरिका। रेसिज्म होता है व्हेन यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्शन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। जब आप कभी भी किसी इंसान के कॉम्प्लेक्शन के बेस पे उसका डिफ्रेंशिएट करते हो, उस पर डिस्क्रिमिनेट करते हो, उसको हम लोग कहते हैं रेसिज्म। जैसे बोलते हैं ना कि ये काला है, ये गोरा है, ऐसा है वैसा। तो ये काम हम लोग को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज इंसान अपने मन से खूबसूरत होता है, अपनी शक्ल से नहीं होता। तो इसको प्लीज आप लोग दिमाग में थोड़ा सा रखिए। मैं बीच में थोड़ा सा ज्ञान भी देती रहती हूँ। लेगेसी, एल्बर्ट आइंस्टीन पास्ड अवे ऑन April 18, 1955. Again, you do not have to memorize the whole like a date, month and year. अगर आपको सिर्फ ईयर भी याद है, काम चल जाना है आपका। His contributions to science, particularly in physics, have made him an enduring figure in the world of history. He is remembered not only for his intellect, मतलब अपनी इंटेलिजेंस के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी काइंडनेस के लिए भी जाने जाते थे, एंड मॉरल कन्विक्शन। इट्स लाइक अगर मैं आज के टाइम पे बोलूँ तो इट्स लाइक टू गुड टू बी ट्रू वाला सीन है ना, कि लाइक इतना अच्छा इंसान कह सकते हो कि इंटेलिजेंट भी है, समझदार भी है, काइंड हार्टेड भी है, सीधा साधा भी है, पीसफुल भी है। आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं, बट ये बहुत पहले की बात है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी। तो इन चीजों को आप लोग को दिमाग में रखना है। अब वापस से मैं एक क्विक रिकैप आप लोग को दे देती हूँ कि यहाँ पे आपको आइंस्टीन के बर्थ ईयर के बारे में स्टार्टिंग से बताते हैं। आपको इसके बर्थ ईयर के बारे में याद रखना है, ठीक है। के बाद ये जो 2.5 वाला था, जब तक वो बोलना स्टार्ट नहीं किए थे, उसके बाद बताना है। के बाद उनके एकेडमिक पोजीशन को बारे में बताना है। एकेडमिक पोजीशन, वो जो पेटेंट एक्सपर्ट के तौर पे उनको मिला था। देन उनकी थ्योरीज, जिसमें आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ जाएगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाएगा। देन आपका आ जाएगा ये उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, जिसमें आपको बताना है कि उनकी 2 शादियां हुई थी, एक से उनका डाइवोर्स हो गया था। दोनों का नाम याद रखना है आपको, मैरी मेलविक और ये एल्सा। दोनों का नाम याद रखना है कि किससे किससे शादी हुई थी, कब कब हुई थी, किससे डाइवोर्स हो गया था, किससे नहीं हुआ था। के बाद उनके लेटर ईयर्स के बारे में, ठीक है। बस अगर आपने इतना भी दिमाग में रखा है तो आपको चैप्टर का, देखो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप सिर्फ इतना प्रिपेयर करके रखो तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। बट अगर मैं आपको चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में बताऊं, एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊं, तो अगर आप लोगों ने इतने पॉइंट्स भी दिमाग में रखे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपका जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ, अगर आपको और डिटेल में जाना है तो फिर आप लोग उसको टेक्स्ट में, मतलब ऐसा वर्ड बाय वर्ड पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी ये पूरा जो सेशन है बहुत अच्छा लगा होगा, और मुझे बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अच्छा, मैं एक और चीज, बच्चे पूछ रहे थे इसका कोर्स का, तो मैं आपको कोर्स का बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं एकदम डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं जा रही हूँ। तो कोर्स में आपको फायदा ये रहेगा ना कि आपको हर चीज बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में मिलने वाली है आपको, और प्लस एनसीईआरटी सोल्यूशन होते हैं, जो अलग अलग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये सब आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपना क्रोम खोलना है, सभी जो लोग चलाते हो, तो थोड़ा सा प्रोडक्टिव इस्तेमाल करिए अपने इंटरनेट का और ये काम करिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से बताती हूँ। गूगल खोलिए और आप डालिए एसआर स्टडी। खैर मैंने पहले से सर्च करके रखा है, इसलिए मेरे में आ ही रहा है। जब आप एसआर स्टडी डालेंगे तो सबसे ऊपर एक साइट आएगी, सबसे पहले जो साइट है, आप उसको खोलिए। देन गो टू द कोर्सेस। फिर आप थोड़ा सा मेहनत, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको एक अच्छा चेहरा दिखने वाला है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे 12th 10th और 9th तीनों के लिए कोर्स अवेलेबल है, और इस
कोर्स में आपको थोड़ा सा मैंने आपको वो भी दिया हुआ है, क्या दिया है, डिस्काउंट भी दिया है। ये कोर्स की जो प्राइस है आपको 86% ऑफ मिल रही है। तो ये 5000 का जो कोर्स है ये आपको देखिए, ये 5000 का कोर्स, यहाँ पे आप थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ये आपको 718 का, सोचो इतना मैंने ऑफ कर दिया आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने आपको कहा भी अब मेरे बच्चों को थोड़ा सा पहले डिस्काउंट देना तो जरूरी है। तो आप लोग इससे डिस्काउंट 86% अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग यहाँ से जाके कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आपको कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हो रही हैं, ये सब आपको मिलेगा। और यहाँ पे एक डेमो वीडियो भी है, एक वीडियो लेक्चर, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक डेमो वीडियो मिल जाएगी, ये पे आप क्लिक करोगे, आप जब नेट का, मैंने इसीलिए देखो एकदम अच्छे से फोल्डर वाइज बनाया, यहाँ पे आपको डेमो वीडियो मिल जाएगी, तो यहाँ से आप डेमो सेशन के बाकी अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कोर्स को बाय कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको जो चीज़ें अवेलेबल हैं आपको मैं बता देती हूँ। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, और एग्जाम टाइम में लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर जो मैं सॉल्व, पूरा बोर्ड का पेपर जो सॉल्व करवाऊंगी, और जितने भी इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोग को मिलते रहते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के तौर पे, तब भी आपको बराबर यहाँ पे पीडीएफ के तौर पे मिल जाएंगे। तो बस आज का सेशन मैं एंड करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज कमेंट भी करके बताइएगा, बिकॉज मुझे जेन्युइनली जानना है कि मेरी जो क्लास में आप लोग को दे रही हूँ, एक फीडबैक मिलता है ना बच्चों से, तो सही रहता है कि आप पता रहता है कि आप जा रहे हो, सही जा रहे हो। तो अगर कुछ भी, अगर ऐसा आपको लगता है कि हाँ मैम अच्छा पढ़ा रही है, तो उस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।